अपने छत्तीसगढ़ प्रांत के आत्मीय सभी कार्यकर्ता बंधुगण, स्वयंसेवक बंधु, गणमान्य नागरिकगण, आज शिवाजी राजे महाराज जी के जीवन पर कुछ बिंदु आपके सामने रखने वाला। शिवाजी महाराज एक अद्भुत लोक संग्रही थे। लोक संग्रह एक विशिष्ट गुण है। कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा विद्वान है, किंतु वह लोक संग्रही हो सकता है यह आवश्यक नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति भी लोक संग्रही हो सकता है। ये स्वाभाविक गुण है। किंतु एक बात और हो सकती है कि यदि उद्देश्य कोई बड़ा काम है, बड़ा उद्देश्य है, तो उद्देश्य को लेकर वह गुण विकसित किए जा सकते हैं। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना किया और ऐसे समय पर किया है कि उस समय सोचना भी कल्पना से बाहर था। कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसे विषम परिस्थिति में उन्होंने हिंदू स्वराज्य की स्थापना की संकल्प लिया। उन्होंने इसलिए उनके बारे में एक कहावत भी है, कविवार भूषण जी ने लिखा है, काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद बसती, शिवाजी न होते तो सुन्नत सबकी होती। ये कविता की पंक्ति बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनके जीवन चरित्र को उद्घाटित करने वाले हैं। कभी कभी ध्यान आता है कि भारत जिन विशेषताओं के कारण से दुनिया के अंदर विशिष्ट देश बना, वह उसकी महान संस्कृति के कारण से, श्रेष्ठ और स्वस्थ परंपराओं के कारण से भारत दुनिया के अंदर एक विशिष्ट देश के नाते जाना जाता है। उसकी विशेषता ही भारत की सांस्कृतिक विरासत है। तो इस देश के जितने जो पुण्य तीर्थ हैं वो सब समाप्त हो जाते तो भारत की विशेषता भी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए शिवाजी की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण और कहना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति के जाजल्यमान उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने मातृभूमि को विदेशियों से मुक्त करने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। हिंदू स्वराज्य की स्थापना का संकल्प था उनके मन के अंदर, और उन्होंने महाराष्ट्र के विशाल भूभाग में छोटे छोटे राजा, सरदार, शूरवीरों को ही नहीं, अपितु महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव के जन सामान्य को लेकर और गिरी वन पर्वत में रहने वाले जो सामान्य लोग थे, वनवासी लोग थे, जनजाति लोग थे, उनके मन के अंदर में वह स्वाभिमान जागृत कर और राष्ट्र रक्षा के सूत्र में गुंथ कर अपने इस मातृभूमि के लिए काम करने को प्रेरित किया। और हजारों साल से प्रवाहित होने वाली पुण्य सलीला भारतीय संस्कृति, अपने दुग्धपान कराकर पालन करने वाली पुण्यशीला वह गौ माता और अपने गोद में स्थान देने वाली वह पवित्र मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने वाले ऐसे योद्धा, ऐसे लोग शिवाजी महाराज ने खड़ा किया।
और उन्होंने एक स्वराज्य के संकल्प तो लिए थे, लेकिन वो एक बात जानते थे कि यह कितना कठिन काम है, ये एक व्यक्ति से होने वाला नहीं है और यह सरल भी नहीं है, बिना बलिदान के भी नहीं होगा, ये भी जानते थे। इसलिए संपूर्ण समाज को जागृत करके इस काम में लगाना उनका एक ध्येय था। समाज यदि खड़ा हो जाएगा, समाज इस काम में लग जाएगा, तो जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे, ये उनके मन के अंदर एक अखंड विश्वास था। इसलिए एक एक को जोड़ना, एक एक से मिलना, उनको खड़ा करना, ये उनके जीवन का कार्य था, जिस कार्य में उन्होंने सफल हुए। तो जब लोक संग्रह की बात करते हैं तो लोक संग्रह करने के लिए कुछ विशिष्ट गुणों की जो आवश्यकता होती है, जिन गुणों के कारण से लोक संग्रह किया जा सकता है, वह शिवाजी महाराज के जीवन में बड़ा सुस्पष्ट दिखाई देता है। पहली बात कि इस कार्य को करने के लिए जो अधिष्ठान, जो उनका जीवन का स्वप्न, उनका उद्देश्य क्या था, उसके प्रति, उस उद्देश्य के प्रति समर्पण कैसा था, तो ये आप अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आता है कि उस उद्देश्य के प्रति उनके जीवन का समर्पण कैसा था, ये कहाँ से आया था, तो ध्यान में आता है कि माता के स्तनपान से ही वह जीवन का लक्ष्य उनको मिल गया था कि अपने पवित्र मातृभूमि को निजाम शाही, आदिल शाही से मुक्त कराकर दो स्वतंत्र स्वच्छंद भारतीय संस्कृति के आधार पर जीवन जीने वाले यह स्वतंत्र सांस ले सकें और उस आधार पर जीवन रचना कर सकें, ऐसे यह भूमि को स्वतंत्र करना चाहिए जो आज पराधीन होकर घुटने टेके हुए थे। बहुत स्पष्ट दिखता है और जीवन भर उसी उद्देश्य के लिए वो काम करते रहे और यही उनके वैचारिक आधार था। कोई भी काम को जब हम करते हैं तो उस उद्देश्य के साथ जब तक हमारा मन बुद्धि नहीं जुड़ता है और चेतन मन भी नहीं जुड़ता है, तब तक उस काम को हम ठीक से कर नहीं पाते हैं। जब संपूर्ण शरीर ही उस काम में लग जाता है तो उस काम के प्रति मनुष्य के हर अंग काम करने लगता है। तो वह शिवाजी के जीवन में दिखता था और यह बात वो जानते भी थे कि इस प्रकार के प्रेरणा से प्रेरित होकर, इस भाव से जागरूक होकर, इस भाव से प्रेरित होकर जब संपूर्ण निछावर करने वाले कार्यकर्ता होंगे, लोग होंगे, तभी इस उद्देश्य की प्राप्ति होगी। इस बात को भी वो जानते थे। दूसरा, एक चरित्रवान व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जिसके स्वयं शिवाजी महाराज उदाहरण थे। भारत में एक मान्यता है कि यहाँ चरित्र है तो सब कुछ है, चरित्र गया तो सब चला गया। चरित्र है तो समाज का विश्वास है, चरित्र तो समाज का साथ है, चरित्र है तो समाज में पूजनीय है। यह मानव जीवन के ऋण है, ऐसे भारत में मान्यता है। तो इन बातों को शिवाजी स्वयं जीते थे। एक प्रसंग आता है उनके जीवन के अंदर कि कल्याण दुर्ग जीतने के बाद वहाँ के सरदार के बहू को लेकर एक बार उनके सामने ले आए। पहले युद्ध में होता था, जो युद्ध जीतता था वो हारे हुए राज्य के सबको लेकर चला जाता था और मुगल साम्राज्य में विशेषकर यह होता ही था। तो लोग उनके सामने लेकर आए वो उनके पुत्र वधू को, तो उन्होंने देखकर खड़े हो गए और बोलते हैं कि काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती। तो इस प्रकार उस महिला में मातृत्व के दर्शन करने वाले ऐसे उदात्त चरित्र को जीवन जीने वाले शिवाजी थे। इसलिए ऐसे महान चरित्र को देखकर उनके साथ रहने वाले सब गर्व करते थे।
और ऐसे श्रेष्ठ कार्य के लिए इस प्रकार का चरित्र बड़ा अनिवार्य भी होता है। बड़े उद्देश्य को लेकर काम करने वाले सच्चरित्र न हो तो उस काम की सफलता पर आशंका रहती है। असीम धैर्य के प्रतिमूर्ति थे। कभी कभी व्यक्ति काम करते करते उसको अपयश मिलता है, असफलता आती है, थोड़ा अपमान मिल जाता है, तो व्यक्ति धैर्य खो बैठता है और धैर्य खोने पर जो उसका अभिष्ट रहता है उसको प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए मनुष्य के जीवन में धैर्य अत्यंत आवश्यक है। जो शिवाजी राजे के जीवन में असीम धैर्य स्पष्ट लक्षित होता है। शिवाजी दुर्ग जीतते जीतते आगे बढ़ रहे थे। आदिल शाह उनसे परेशान हो गए, तो किसी भी तरह से शिवाजी को पकड़ना ऐसा समझकर, ऐसा मानकर एक अफजल खान को उन्होंने भेजा था। अफजल खान का व्यक्तित्व ऐसा था कि अफजल खान के नाम को सुनकर ही बड़े बड़े राजा महाराजे उनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते थे। ऐसे कठिन महान दैत्याकार जैसा शरीर उसका आकार, और जैसा नाम जैसा शरीर ऐसा ही उसके अत्याचार। अत्यंत क्रूर और हिंसक था। जब उसने निकला शिवाजी को पकड़ने के लिए, उससे पहले अब उसके जनान खाने से उसने 64 महिलाओं का हत्या करके निकला था। ऐसा क्रूर था। और निकलते हुए जानता था कि वह जो है हिंदुओं के जो मानबिंदु है सबको ख़त्म करना ही उसके जीवन का लक्ष्य था। मंदिरों को तोड़ना, गौ हत्या करना, महिलाओं पर अत्याचार करना, लूटपाट करना, शोषण करना, ऐसा सारे दुर्गुणों का वह एक समन्वित रूप, ऐसा एक राक्षस जैसा था। और उसने जब निकला तो तुलजापुर ही गया, जहाँ पर शिवाजी महाराज के कुलदेवी तुलजा भवानी ने स्थापित थी। वहाँ जाकर उसने उसी मंदिर में प्रवेश करके माता तुलजा भवानी की मूर्ति को खंडित किया और वहाँ पर गौ की हत्या की। अफजल खान क्या सोचना था कि इस प्रकार के अपमान से शिवाजी जंगल से बाहर निकल जाएगा और उसको कहीं भी युद्ध में पकड़ लूँगा, ऐसी इसकी योजना थी। लेकिन शिवाजी जानते थे यदि मैं मैदान पर आ गया तो इसने लाखों सैनिक के बीच में मैं कहाँ जाऊँगा पता नहीं चलेगा। इसलिए रणनीति के तहत वह पीछे पीछे हटते जा रहे थे। अफजल खान तुलजापुर के बाद कोल्हापुर गए, कोल्हापुर के बाद पंढरपुर गए और रास्ते में अनेकों अत्याचार, गौ हत्या, लूटपाट, आगजनी, हिंसक घटनाएं ऐसा करते जाता था। उसके रास्ते में आने वाले गांव को वह रौंद डालता था, लेकिन शिवाजी फिर भी पीछे हटते जाते थे। और ऐसे जब घटनाएं हुई तो समाज में भी एक चर्चा फैल गया कि ये शिवाजी कौन है, ये हिंदू धर्म रक्षक बनता है, गौ के रक्षा करने वाला बनता है, वो कहाँ चला गया है। आज इतना बड़ा संकट समाज के अंदर आया है, गांव के गांव समाप्त हो जा रहे हैं, गौ माता की हत्या हो रही है, मंदिर टूट रहे हैं, मूर्तियाँ खंडित हो रही हैं। शिवाजी कहाँ चला गया है? शिवाजी रक्षक नहीं भक्षक है, उसको हमने कैसे मान बैठे। ऐसे गाँवों में एक चर्चा चलने लग गया। तो यह सारे समाचार शिवाजी के पास जा रहे थे, लेकिन फिर भी शिवाजी जानते थे, उन्होंने वो अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखा था कि जहाँ उस लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए, जो स्वराज्य की स्थापना का लक्ष्य लिया गया है, उसके मार्ग में थोड़ा सहना पड़े तो सहेंगे, सुनना पड़े तो सुनेंगे, लेकिन वह जो बड़ा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना ही जीवन लक्ष्य था। और पीछे हटते गए, प्रतापगढ़ में वह आ गए। प्रतापगढ़ ऐसा एक कठिन दुर्ग है जहाँ जावली के वन प्रदेश जो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में हैं, खो खड्डों में हैं, तो बड़े सेना जाए वहाँ जाने के बाद भी वहाँ उस क्षेत्र में आएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, ऐसे उनके मन का भाव था। और ऐसी योजना भी थी, इसलिए उन्होंने अफजल खान को खींचकर जावली प्रदेश में ले आए और वहाँ बड़े रणनीति से अफजल खान को बहला फुसला कर ले आए
और मिलने की योजना बनाई और वहीं पर अफजल खान की हत्या होती है। तो ये जो धैर्य की बात होती है कि इतने कठिन परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया, अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान रखा, तो व्यक्ति के जीवन में बीच बीच में कोई व्यवधान आता है, बाधाएं आती हैं, कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, इसके बाद भी वह बिना धैर्य खोए हुए अंतिम जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रखकर जब चलता है तो निश्चित रूप से वह सफलता प्राप्त करता है। ये उनके जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। तो ऐसा एक उनका जीवन असीम धैर्य से भरा हुआ था। दूसरों को श्रेय देना, अहंकार से दूर रहना। जब शिवाजी जब लड़ते लड़ते कोई दुर्ग जीतते थे, शिवाजी की भूमिका बड़ी भूमिका होती थी। सब लोग मानते थे कि शिवाजी ने बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने जीता है, लेकिन कभी वो उसका श्रेय स्वयं नहीं लिया। वो बताते थे कि हम सभी स्वराज्य के प्रतीक हैं, प्रतिनिधि हैं, और यह जीत हम सभी का जीत है, प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। इसलिए जीत होने पर प्रत्येक जो उनके साथ लगे हुए सभी सैनिक मेरा जीत है ऐसा मानते थे, और उसी उत्साह से वो लगते थे। ये मैं शिवाजी के लिए लड़ रहा हूँ ऐसा उनके मन के अंदर भाव नहीं था। हमें तो अपने स्वराज्य की स्थापना करना है, तुलजा भवानी को फिर से प्रतिस्थापित करना है, ऐसे सबके मन के अंदर भाव रहता था, और अपने इसलिए प्राण लगाकर युद्ध करते थे। तो इन व्यक्तिगत गुणों के कारण से ही हम जो लोक संग्रह कर सकते हैं, ऐसा उनके जीवन में दिखाई देता है। लेकिन लोक संग्रह कैसे करना, ये भी उनके जीवन के अंदर अनेक घटनाएं ध्यान में आती हैं। कि शिवाजी स्वभाव से मिलनसार थे। उनका उद्देश्य भी था कि इतने बड़े काम को करना है, इसलिए मिलते थे। लेकिन मिलना एक स्वाभाविक उनका गुण था। लोगों के बीच में रहना, चार लोगों से मिलते रहना, नेतृत्व करना उनके व्यक्तिगत जीवन का एक गुण था। मृदुभाषी थे, और उनके साथ रहने वाले उनके संबंधों के मिठास को अनुभव करते थे। मिलनसार जब व्यक्ति मिलने के लिए जाता है, संपर्क करता है, तो कभी संपर्क करते करते दो प्रकार की बातें ध्यान में आती हैं। एक कि संपर्क किनसे करना, तो कभी कभी ध्यान में आता है कि समाज में ऐसे वर्ग हैं जो अच्छे विद्वान हैं, क्षमतावान हैं, उनसे भी संपर्क करना। समाज के अंदर मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, कई अति सामान्य भी लोग होते हैं। तो शिवाजी सबसे समन्वय बना करके वह संपर्क करते थे, किंतु उनका ज़्यादा ध्यान जो समाज के अंदर जो सामान्य लोग हैं उनके बीच था। और हर समय समाज में जो सामान्य लोग होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। यदि उनके मन के अंदर वह भाव जगा दिया जाए जो उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, यदि उनके अंदर भाव जागरण हो जाए तो समाज का परिवर्तन हमेशा होता ही है। इस बात को शिवाजी जानते, इसलिए उन्हीं लोगों के बीच में वो काम ज़्यादा करते थे। और इतिहास में अनेकों उदाहरण भी इस प्रकार के दिखते हैं। महाराणा प्रताप के जीवन में देखेंगे तो उनके साथ जो युद्ध करने वाले जो लोग थे वह राजस्थान के भील, भिलाला, कोरवा ऐसे जनजाति समाज के लोग थे। जो स्थानीय वहाँ पर रहने वाले लोग थे उन लोगों ने साथ दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन में देखेंगे तो जो वानर, जंगल में रहने वाले ऐसे वानर सब बंधु मिलकर उनको सहयोग किया, उन्होंने त्रिलोक विजयी रावण को हराया। तो शिवाजी महाराज भी उसी प्रकार से वनों में रहने वाले
गिरी में रहने वाले ऐसे मावला प्रदेश के लोगों को उन्होंने ऐसे मावलों को संगठित कर उनके मन के अंदर स्वाभिमान जगाकर और जीवन का उद्देश्य क्या है, इस समय क्या करने की आवश्यकता है, ऐसी बता करके प्रेरणा दी और उनको संगठित करके काम किया। तो ऐसे लोगों से संपर्क करना, अधिक लोगों से संपर्क करना, इसलिए वो नित्य प्रवास करते थे। आज इस गांव में गए, कल उस गांव में गए, परसों उस गांव, निरंतर वह जो है प्रवास करते रहते थे। सदा प्रवासी थे और उनके बारे में चर्चा भी होती थी। जो समाज के कुछ बड़े परिवार के लोग थे कहते थे कि राजा के बेटा है, उनको इतने नीचे जाना नहीं चाहिए, छोटे लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए, ऐसा भी ये कहते थे। लेकिन शिवाजी इस बात को जानते थे कि समाज के नीचे और जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति के अंदर में स्वाभिमान जगाना आवश्यक है, उसको देश के लिए खड़ा करना ये आवश्यक है। मृदुभाषी थे। ऐसा कहते हैं कि जब वो गांव के युवाओं के बीच में बैठते थे, बोलने के लिए बातचीत प्रारंभ करते थे, गांव के सभी लोग उनके बातों पर ऐसे आकृष्ट होकर, मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे कि शिवाजी क्या बोल रहे हैं। और उनके युवा साथी तो उनके पीछे दीवाने थे। तो कभी कभी अपने कार्यकर्ता भी सोचते हैं और कहते भी हैं कि जो सत्य है उसको मैं बोलूँगा, खरा खरा बोलूँगा, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन मैं सत्य है उसको बोलूँगा। यह एक भ्रम रहता है। किंतु जब संगठन करना हो, लोगों को जोड़ना हो, तो इसमें भी मर्यादा रखनी पड़ती है। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करणीयम, सत्य है किंतु आप उसको अच्छे शब्दों में नहीं कहेंगे तो उसका लाभ नहीं होगा। सत्य है, उसने गलत भी किया है, लेकिन यदि उस व्यक्ति को आप जो है सबके सामने डांट देंगे तो उसका मन टूट जाएगा और संगठन में वो काम नहीं करेगा। तो सत्य को भी किस प्रकार से कहना, अच्छे शब्दों में कहना, उसको ध्यान आ जाए ऐसे शब्दों में कहने पर गलती होने के बाद भी उस कार्यकर्ता के मन को ठेस नहीं पहुंचता, वह जुड़ा रहता है। ये मृदुभाषी, ऐसी कुशलता शिवाजी में थी। क्योंकि ये जो मृदुभाषी है ये एक विशिष्ट प्रकार का चीज़ है। शास्त्रों में कहा है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो पृथ्वी के अंदर 3 रत्न है उसमें एक सुभाषित है, मृदु भाषा है, मधुर भाषा है, इसको ध्यान रखना चाहिए। और शिवाजी जिनसे मिलते थे उनको वो प्रेम करते थे, उनके साथ बड़े मधुरता का संबंध था। लोग उनके इस संबंध का अनुभव करते थे कि शिवाजी हमको कितना चाहते हैं। हर कोई अपने को शिवाजी के खास समझते थे। ऐसा सबसे संबंध बना करके वह चलते थे। तो जब लोक संपर्क जब हम करते हैं तो इन बिंदुओं को ध्यान रखना पड़ता है कि इस प्रकार से प्रत्येक अधिक से अधिक लोगों को मिलना, अधिक से अधिक लोगों तक संपर्क करना और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपना जो लक्ष्य है उस दिशा में ले जाना, ये शिवाजी के जीवन में दिखता है। शिवाजी एक एक व्यक्ति को चयनित भी करते थे, बड़े पारखी थे। और इसमें जब युद्ध करते करते ही वो समझ जाते थे कि कौन व्यक्ति किस कुशलता का है, किस प्रकार का है, उनके ध्यान में आ जाता था। और उन्होंने किस प्रकार के योद्धाओं को संग्रहित किया, उनका चयन किया, ये भी दिखाई देता है।
जब हृदयस मावल के देशमुखों से उनका युद्ध चल रहा था और युद्ध में बड़ा खून खराबा भी हुआ और शिवाजी जीते। जीतने के बाद उनके सरसेनापति बाजी प्रभु देशपांडे को पकड़कर सामने भी लाया गया। बाजी प्रभु देशपांडे बहुत शूरवीर थे, स्वामी भक्त थे, इसलिए शिवाजी के सामने जब आए तो शिवाजी के नेत्रों में उनके प्रति दया और सम्मान के भाव को देखकर वो बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? मेरे हाथ खोलकर देखो, दो दो हाथ हो जाए तब पता चलेगा कि वीर कौन है। और गुस्सा से कड़क उठे और कहते हैं कि मेरा जीवन इस हृदयस मावल के लिए है। मैं बहुत निष्ठा से स्वामी भक्ति से काम किया। तो शिवाजी कहते हैं कि यही तुम्हारी स्वामी भक्ति और निष्ठा मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसी निष्ठा को देखकर ही मैं तुम्हें यहाँ बुलाया। क्या तुमको मालूम है इस समय यह देश किस संकट काल में है? यह पवित्र मातृभूमि विधर्मियों के हाथ में है। हमारे मान्य बिंदु श्रद्धा केंद्र सुरक्षित नहीं हैं। मंदिर विध्वंस किया जा रहा है, मूर्तियां खंडित की जा रही हैं, गौ माता की हत्या हो रही है। इसके बाद भी हमारे स्वजाति देशमुख सब अपने अपने अहंकार में रहकर अपने ही लोगों के खून बहा रहे हैं। मेरा लक्ष्य इस प्रकार का खून बहाना नहीं है। मेरा लक्ष्य है स्वराज्य की स्थापना करना। तो बाजी प्रभु देशपांडे जी बोलते हैं कि क्या प्रमाण है? फिर उन्होंने उस हृदयस मावल राजा के पुत्र को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। और चूंकि शिवाजी महाराज के बातों में वह सत्यता थी, इसलिए बाजी प्रभु देशपांडे नतमस्तक हो गए और उसी दिन उन्होंने शिवाजी को अपना राजा स्वीकार किया और जीवन भर उनके साथ काम करते रहे और उनके सेवा में ही जीवन लगा दी। उसी प्रकार बालाजी आवजी थे जिनको ढूंढ कर निकाले थे, जो बाद में उनके सचिव हुए। तो ऐसे एक एक व्यक्ति को चयनित करना, एक एक व्यक्ति को संग्रहित करना, उनको प्रशिक्षित करना, स्वयं शस्त्रों का प्रशिक्षण भी देते थे। और जिस प्रकार से वो स्वयं सोचते हैं, जिस प्रकार से उनके मन के अंदर इस मातृभूमि के लिए, स्वराज्य के लिए भाव था, उसी प्रकार का भाव सारे योद्धा में आ जाए, यह उनके भाव जागरण करते थे। और उसी के कारण से वह इतने योद्धा और सब प्राण दे सके ऐसे योद्धाओं को उन्होंने खड़ा कर पाया, क्योंकि शिवाजी जानते थे। और जो लोग उनके साथ काम करते थे वो सेना नहीं थे, वह उनके मित्र थे, उनके भाई जैसा मित्र थे। इसलिए एक व्यक्ति भी जब चला जाता था तो शिवाजी रो पड़ते थे, क्योंकि शुरुआत से ही उन्होंने इस प्रकार के एक एक व्यक्ति को संभाल कर बढ़ाया था, एक एक व्यक्ति को प्रशिक्षित किया था, एक एक व्यक्ति से उनका प्रेम था, संबंध था। जब उन्होंने संकल्प लिया था कि स्वराज्य की स्थापना करना है, ऐसे समय में उनके पास सेना भी नहीं थी, कोई दुर्ग और राज्य भी नहीं था। पिताजी जो क्षेत्र संभालते थे उसी में वो धीरे धीरे करके बढ़े थे।
इसलिए उनके साथ लड़ने वाले एक एक योद्धा उनके भाई जैसा, अपने जैसा ही खड़ा किए थे और उनके साथ लड़ने वाले हर कोई शिवाजी मैं हूँ ऐसा भाव से लड़ते थे। आपको ध्यान होगा कि सिद्दी जौहर अफजल खान की मृत्यु के बाद सिद्दी जौहर आकर पन्हालगढ़ में घेर के रखे थे। उस समय जब रात में निकल कर जा रहे थे उस तो एक नाई शिवाजी बनकर के दूसरे पालकी में बैठ गए और शिवाजी की रक्षा किया और शिवाजी को बचा दिया। तो ऐसे एक एक कार्यकर्ता मैं शिवाजी इस प्रकार से उनके साथ काम करते थे। तो शिवाजी के जीवन का जब अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आता है कि कैसी विषम परिस्थिति में काम करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किए और इस काम को शुरू करने से पहले वह बहुत स्पष्ट जानते थे कि यह जो काम को जो मैंने शुरू किया है ये साक्षात मृत्यु है। थोड़ी सी भी चूक हो गई तो मृत्यु हो सकती है, सब परिवार सर्वनाश का है। लेकिन चूंकि स्थापना करना था, स्वराज्य की स्थापना करना था, इसलिए ऐसे सारे चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, लोगों को जोड़ना प्रारंभ किया और अपने लक्ष्य के साथ लोगों को जोड़कर उन्होंने हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। इसलिए जब समाज जीवन में हम सभी जब काम करते हैं तो ऐसे समय ऐसे सारे बातों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन यह श्रेष्ठ कार्य है, समाज को जोड़ने की आवश्यकता है, भारत के लिए काम करने की आवश्यकता है, ऐसे सारी बातों को ध्यान लेकर करते हैं तो जब जीवन देने की आवश्यकता होती है तो जीवन देते हैं, समय देने की आवश्यकता होती है समय देते हैं, सब नुकसान सहकर भी इस दिशा में कार्यकर्ता काम करते हैं। तो ऐसे सभी हम बंधु शिवाजी के जीवन को हमें अध्ययन करना चाहिए और कठिन परिस्थिति में किस प्रकार से काम किया है उसको सदैव स्मरण करना चाहिए, ताकि हम भी उन प्रेरणा उन भाव से काम करते रहें और समाज कल्याण में काम करते रहें, भारत हित में काम करते रहें। ऐसे एक छोटा सा प्रसंग शिवाजी महाराज के जीवन को स्मरण करते हुए आप सभी के सामने मैंने रखा है।